नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक की खास पेशकश और आज हमारे मेहमान बेहद खास हैं। स्टॉक मार्केट गुरु तो हैं ही, इनको 30 ईयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस स्टॉक मार्केट में है। लेकिन अब ये एक फेमस सिंगर भी है और इनका सिंगिंग स्टाइल जो है वो बहुत ही यूनिक है। मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर विजय केडिया की। हमारे साथ आज ज्वाइन कर रहे हैं, केडिया सिक्योरिटीज़ के एमडी हैं। केडिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बिस्तक को अपना समय देने के लिए। नमस्ते सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए सर। सर ये तो हमारा सौभाग्य है। और 30 ईयर्स से ज़्यादा एक्सपीरियंस स्टॉक मार्केट पे, सर सब आपको फॉलो करते हैं। तो पहला सवाल, अगर हमने आपकी जर्नी के बारे में ही नहीं सुना आपसे, तो हम सीखेंगे क्या स्टॉक मार्केट में। अब आप प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बताएं कि अभी तक की जो आपकी जर्नी है, सबको बताया आपने कोलकाता से शुरुआत की है, कोलकाता से मुंबई की जर्नी कैसे रही, क्या कुछ आपने चुनौतियां फेस की, ये प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताएं। तो ऐसा है सर, मैं कई बार ये वर्णन मैं कई बार बता भी चुका हूँ, तो शायद बहुत सारे दर्शक आपके इस बात को जानते भी होंगे। फिर भी जिन्होंने नहीं देखे होंगे कोई चैनल, उनके लिए फिर भी मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। और मेरी जर्नी की शुरुआत हुई कलकत्ता से। और मेरे जो ग्रैंडफादर थे या मेरी फैमिली में स्टॉक ब्रोकिंग का काम था कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज के अंदर में। तो वो संजोग से कुछ ऐसा हुआ कि जब मैं 14 साल का था, तो 10th क्लास में था, तो मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। तो उसके कुछ दिनों बाद मेरा एग्जाम था, तो एग्जाम में मैं फेल हो गया। तो जब फेल हो गया तो वहां पर मेरे लिए आप समझ लीजिए एजुकेशन का एक तरीके से सारे रास्ते मेरे लिए बंद हो चुके थे। लेकिन किसी तरीके से वो हेडमास्टर को जाकर किसी ने कन्विंस किया, फैमिली वाले ने, कि हाँ भाई इसके पिताजी का ऐसे ऐसे ट्रेजेडी हो गई, इस बोल के फेल हो गया। उन्होंने किसी तरह से मेरे को वहां पर री एग्जाम दिया, करवाया और पास किया सिंपैथी के अंदर में। लेकिन एक्चुअली बात यह था, मेरा पढ़ने में उसके बाद में मेरा मन ही नहीं लगा, कि मैं आगे पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करना चाहता था। लेकिन किसी तरह गिरते पड़ते समझिए मैंने बीकॉम की। तो जब वो फादर की जब डेथ हुई, तो हम लोग चूंकि सब थे जॉइंट फैमिली में, और काम था ब्रोकिंग का। और लेकिन वो माहौल थोड़े जॉइंट फैमिली के अच्छे नहीं थे। कई जॉइंट फैमिली में बहुत अच्छे होते हैं, कई कई जगह अच्छे नहीं भी होते हैं। तो संयोग ऐसा था कि वो माहौल अच्छे नहीं थे। और ये कुछ अच्छा संयोग था कि बाद में जाके मालूम पड़ा कि वो शायद मेरे फेवर की बात थी। तो मेरे को उसी समय से ही ऐसे लगने लग गया था, 10th के क्लास से ही लगने लग गया था कि मेरे को जल्दी जल्दी मेरे अपने पैरों पर मेरे को खड़ा रहने का होने का है। नहीं तो जो मेरी फैमिली है उसको कोई देख नहीं पाएगा या कुछ कर नहीं पाएगा। तो चूंकि मैंने कोई एकेडमिक कोई इस तरह से कोई कोर्स वोर्स कोई किया नहीं, और कुछ मेरे में वो था नहीं। तो उस समय से एक्चुअली मेरा शेयर बाजार में आने का मन हो गया था। क्योंकि वही एक ऐसा तरीका था जिसके अंदर में आपको कोई बहुत कैपिटल की जरूरत नहीं थी, उस समय ट्रेडिंग का ही काम होता था। तो मेरे को ऐसे लगा कि इसमें अगर मैं आऊंगा ट्रेडिंग में मेरी किस्मत आजमाऊंगा, तो शायद मैं मेरे घर का खर्चा वर्चा चला पाऊंगा या जो भी होगा। लेकिन वो मैं अंडर एज था इस बोलकर मैं हुआ नहीं। तो 18 या 19 साल का जब मैं हुआ, तो कलकत्ता के एक्सचेंज के प्रेसिडेंट से मिला, और उन्होंने सिंपैथी दिखाते हुए मेरे को अंडर एज लिया। उस समय 21 साल की एज थी शेयर बाजार में आने की। तो मैं 18 का था या 19 का, मेरे को ध्यान नहीं, शायद 19 ही होगा। तो उन्होंने मेरे को कमेटी में पास करके अंदर जाने का मौका दिया। तो वहां मैं घुसा, और वहां से मैंने फिर ट्रेडिंग चालू की, क्योंकि कैपिटल नहीं थी और फैमिली का कोई ऐसे सपोर्ट नहीं था। तो मैंने अपने वहां पर, और समझ भी नहीं थी। और ट्रेडिंग है जिसको हम सट्टा बोलते हैं, जो एक तरीके से जुआ है, कि इसमें आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, बट चित्त और पट आप खाली देखते हो कि हाँ तेरी या मेरी। तो वो मैंने कारवा, वहां से मेरा शुरुआत हुआ। तो वो ऐसा वक्त, तो बिगिनर्स, तो मेरे को बिगिनर्स लक जो सबको फेवर करता है, तो मेरे को भी प्रकृति ने और मेरे को भी तकदीर ने फेवर किया। और मैं घुसते ही मेरे को बहुत अच्छी सफलता मिली, 6 महीना साल भर तक। तो बड़ा इंट्यूटिवली मैं प्ले करता था उसको। वो तो मेरे पास में कोई पैमाना नहीं था, कोई टेक्निकल जानते नहीं थे उस समय, और कोई बैलेंस शीट पढ़ते नहीं थे। और ट्रेडिंग में बैलेंस शीट का काम, ट्रेडिंग में फंडामेंटल का काम नहीं है, और फंडामेंटल में ट्रेडिंग का काम नहीं है। तो वो इंट्यूटिवली मैं करता था, और उसमें मेरे को सक्सेस सफलता मिली। तो मेरे को लगने लगे अभी तो दुनिया मेरी मुट्ठी में है, और अभी तो अपने बादशाह हो गए, मुकद्दर गए। वो एक साल बाद वो जब तकदीरी पलटा, क्योंकि इंट्यूशन की सुनना बंद कर दिया। और वो जो भी पैसे आते थे, और जल्दी जल्दी मेरे को बड़ा बनने का था लाइफ के अंदर में, कि मैं जल्दी जल्दी करोड़पति बन जाऊं, ताकि मैं एक अच्छी जिंदगी में जीऊं। तो क्योंकि तो ये था, तो उसके अंदर में वो पैसे आते रहे और जाते रहे। तो वो मशक्कत जिंदगी भर मैंने वो उस समय वो करता रहा। 10 साल बाद मेरे को ये समझ में आया, मशक्कत करने के बाद में, कि मेरे पास फिर भी घर खर्चे चलाने के ज्यादा मेरे पास में पैसे नहीं है, फिर भी नहीं बचे। तो उस समय फिर वो कर करा के तब मैंने डिसाइड किया कि अभी इसको हम छोड़ देते हैं, शायद मैं ट्रेडिंग के लिए मेरे को भगवान ने बनाया नहीं है। तो फिर मैंने वहां से इन्वेस्टमेंट की तरफ अपना रुख किया। और वहां से स्टेप बाय स्टेप ईश्वर का आशीर्वाद रहा। और मेरे को वहां से मैं फिर मेरी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट की फंडामेंटल की पढ़ाई चालू की। मैगजीन पढ़ता था, न्यूज़पेपर पढ़ता था, लोगों से बातें करता था,
कैसे हो रहा है, कैसे शेयर चुनने चाहिए, किस तरह की कंपनी पकड़नी चाहिए, किसका फ्यूचर ब्राइट है। और मैं न्यूज़पेपर खूब पढ़ता था, जितने न्यूज़पेपर बिजनेस न्यूज़पेपर होते थे सारे वो मैं पढ़ता था। और तो उस समय कोई कोर्सेस वोर्सेस होते नहीं थे, और ये बिजनेस मैगजीन्स जो 2-4 उस समय आती थी, बिजनेस इंडिया और इस वो सब पढ़ता था, और उससे अपना एक एक अपना वो दिमाग बनाता था कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। उसमें संयोग से सफलता मिली और मेरा पूरा रुझान इसके अंदर में इन्वेस्टमेंट में हो गया। और वो 10 साल मेहनत करने के बाद में कोई 35,000 रुपया मेरे पास में सेव हुआ था। इसके पहले भी रुपया सेव होता था, 5,000 सेव होता था, लेकिन फिर 10,000 लग जाता था, फिर वो 5,000 को रिकवर करता था, ऐसे चलता था। और 35,000 का एक मैंने जो भी मेरे पास में रुपये बचे उस समय, उसका एक मैंने पर्टिकुलर एक शेयर लिया। वो शेयर लेके मैं बंबई आ गया। वो शेयर 4-5 गुना हुआ, उसको मैंने बेच दिया। वो 2-3 साल में 4-5-6 गुना हो गया। तो इस तरह से मेरा ये फिर कारवां चला, और बॉम्बे आकर मैं पूरा फिर लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन किया, और मैं खाली कंपनियों के बारे में पढ़ता रहता, इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ता रहता था, लोगों से बातें करता रहता था। उस तरह ये जर्नी की शुरुआत हुई सर, शॉर्ट में। सर अगर कोई बॉलीवुड मूवी भी बन जाए ना तो बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त सुपर डुपर हिट होएगी, मेरे को तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये स्टोरी बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल की है। आप महानगरी पहुंच गए थे, मायानगरी पहुंच गए थे कोलकाता से। सर बॉम्बे में सब कुछ ठीक ठाक रहा शुरुआती जो आपने दौर गुजारा बॉम्बे में, क्योंकि आप कोलकाता को छोड़ के बॉम्बे पहुंचे थे, और हम मेरे ख्याल से 1990s के समय की बात कर रहे हैं। वो जो एक बड़ा जो इंडियन स्टॉक मार्केट में स्कैम उस समय हुआ था हर्षद मेहता के टाइम पे, तो उस समय की बात कर रहे हैं। तब से लेकर आज तक में बहुत बदलाव आ चुका है। आपका ये जो बॉम्बे पहुंचना और उसके बाद स्टॉक मार्केट में स्ट्रगल, उसके बारे में कुछ बताएं। वो बॉम्बे क्या, बॉम्बे चूंकि एक ग्लैमर था, बचपन से ही सुनता था बॉम्बे 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 के कारण भाव बढ़ते थे, बॉम्बे बेचता था तो भाव गिरते थे, तो हमेशा ये ग्लैमर रहा। बॉलीवुड का भी ग्लैमर था, क्योंकि वो भी बॉलीवुड माने वो भी बॉम्बे था, तो ऐसे लगता था बॉम्बे ही जैसे कोई माया नगरी है, और वहीं शायद हमारी किस्मत चमकेगी। तो इस बोलकर हमेशा बॉम्बे का वो रहता था कि हाँ भाई शायद वहीं पर अपना कुछ होने वाला है। तो शुरुआत में तो जब यहाँ पे आया तो पेइंग गेस्ट के अंदर में रुका, और वहां से फिर मैं, लेकिन वो जर्नी थोड़ी 1-2 साल थोड़ी सी तकलीफ की रही, क्योंकि ट्रेन में आना जाना होना पड़ता था। मैं मलाड में रुका था मेरी कजिन सिस्टर के यहाँ पे। तो वहां से वो 2-3 दिन तो मैं ट्रेन में सफर किया, और मेरे को ट्रेन में सफर करने की आदत नहीं थी। तो वो इतना क्लोस्ट्रोफोबिक हो गया, इतना मैं सफोकेशन हुआ कि तीसरे दिन मैं दूसरे स्टेशन पे उतर के वापस आ गया मेरी बहन के यहाँ मलाड, और मैं कलकत्ता चला गया। मतलब भाई मेरे लायक ये जर्नी नहीं है, मेरा बॉम्बे का अध्याय बंद है, मैं तो घुट जाऊंगा, मेरा दम घुट जाएगा। तो क्लोस्ट्रोफोबिया जैसा कुछ था, तो मैं वापस आ गया। और लेकिन फिर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 3-4 महीने बाद कलकत्ता में रहकर मेरे को ये रियलाइज हुआ कि ऐसे भी अपने को मरना है। क्योंकि मेरे पास में एक टाइम ऐसा था कि मेरे पास में 14 रुपये नहीं थे दूध का डब्बा, मेरे बच्चे के लिए दूध का डब्बा खरीदने के लिए, इलेक्ट्रोडेक्स खरीदने के लिए। तो वो सब दिन देखे हुए थे, तो बड़े एडवेंचरस के दिन थे, अभी लगते हैं। उस समय भी इतना बुरा नहीं लगता था, लगता था कि अपनी किस्मत सुधरेगी, किस्मत पे भरोसा था। तो 3-4 महीना बाद बॉम्बे से वापस लौटा, कलकत्ते में रहा, तो मेरे को लगा अगर अपने को मरना ही है, अगर इसी तरह मरना है तो समुद्र में जाकर मरना है, फिर यहाँ पर हुगली में क्यों मरने का, कलकत्ते के अंदर। तो वापस मैंने बीड़ा उठाया, और 3 महीने बाद मैंने वापस बॉम्बे आया, और एक्सचेंज के बाजू में पेइंग गेस्ट में एक जगह हो गई, और वहां पर रहना चालू हुआ। तो इस तरह ये जर्नी चली, थोड़ा साल भर आना जाना इस तरह रहा। और संयोग से फिर मैंने आइडेंटिफाई किए, जैसे कुछ शेयर जो मैंने फिर उसमें, यहाँ पर वो समय सीमेंट का बूम चालू हो रहा था हर्षद के आने के पहले। तो वो मैंने संयोग से वो आइडेंटिफिकेशन हुआ, और उसमें जितना भी पैसा मेरे पास बचा हुआ था वो सारा मैंने एसीसी में लगा दिया। और वो संयोग से 10 गुना हो गया वो 2 साल के अंदर। पहले 6 महीना वो चला नहीं, और उसके बाद में जब वो चला तो फिर वो 10 गुना हो गया। तो वो बेच कर, तो योर फर्स्ट बिग इन्वेस्टमेंट वाज एसीसी। आपने पहला जो स्टॉक बड़ी मात्रा में खरीदा था वो एसीसी था क्या उस समय? तो बड़ा अच्छा, वो तो वहां बड़ी से मात्रा। वहां से हाँ, ओके, या वहां या से जर्नी स्टार्ट हुई। हाँ जी, हाँ जी, वहां से चल। राइट। लेकिन सर आपकी जो महारत हासिल है ना, वो ये स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में आप जब पैसा लगाते हो तो वो बहुत एक कला है जो किसी किसी में ही होती है, और लोग तो घबराते हैं स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स में पैसा लगाने के लिए। तो एक आपका इन्वेस्टमेंट स्टाइल है स्माइल। ये आपकी स्माइल तो बहुत अच्छी है, लेकिन आपने उसी को ही इन्वेस्टमेंट मंत्रा के रूप में रख लिया। ये आखिरकार स्माइल है क्या? तो ऐसा है, स्माइल ऑफ कोर्स मेरा फॉर्मूला है। और ये मेरे को पहले नहीं मालूम था कि ये स्माइल में मैं वर्क कर रहा हूँ। ये मेरे को लेटली मालूम पड़ा, आज से समझिए करीब 10 साल पहले या 7-8 साल पहले मेरे को मालूम पड़ा कि मेरा जो भी एक पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ, ये जो मैं पैटर्न जो मैं कर रहा हूँ, वो स्माइल स्माइल फॉर्मूला में आता है। स्माइल फॉर्मूला का मतलब है कि एस का मतलब है स्मॉल इन साइज। तो मैं जनरली स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करता हूँ। और यानी उस सेक्टर के अंदर में, पर्टिकुलर सेक्टर में जो सबसे छोटी कंपनी होती है,
या तीसरे चौथे नंबर की कंपनी होती है, मैं जनरली उसको चुनता हूँ। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि मेरे को तीसरी चौथी चुननी है, लेकिन जो छोटी कंपनी उसको मैं चुनता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जैसे हाथी है, वो अगर घूमता है या भागता है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उसके छोटी साइज का अगर चीता अगर होता है तो तेजी से भाग सकता है वो। तो इस बोलकर मेरा ऐसे लग रहा है कि मल्टीप्लिकेशन के जो चांसेस है वो मिड कैप के अंदर में ज्यादा है, जो 50 गुना हो सकते हैं या 100 गुना हो सकते हैं, वो उनके अंदर में ज्यादा है। तो इस बोलकर मैंने स्मॉल इन साइज चुनता हूँ और मीडियम इन एक्सपीरियंस, क्योंकि सारे चीजों का दारोमदार जो है वो मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। आपके पास में चाहे आप ऑल्टो चला रहे हो या मर्सिडीज चला रहे हो, अगर ड्राइवर अगर गड़बड़ है तो मर्सिडीज को भी ठोक देगा, उससे भी आप पहुंच नहीं पाएंगे। ड्राइवर ड्राइवर अगर स्मार्ट है तो ऑल्टो को भी गंतव्य स्थान पर, आपके कोई भी स्थान पर सही टाइम पे आपको पहुंचा देगा। तो मैं वो इस बोलकर वो एक्सपीरियंस जो ड्राइवर है उस शिप का या उस गाड़ी का, वो कैप्टन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं सोचता हूँ उसको कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए शेयर बाजार अपनी कंपनी चलाने का, क्योंकि 15 साल में वो 2-3 बार गिर चुका होगा, 2-3 बार रिसेशन देखा होगा, स्लो डाउन देखा होगा, तरह तरह की त्रासदी देखी होगी, उसमें वो इतना गिरा होगा कि गिरने से ही आदमी सीखता है। तो मेरा एक कोट भी है कि व्हेन यू आर राइट यू अर्न, व्हेन यू आर रॉन्ग यू लर्न। तो हम जब रॉन्ग होते हैं तो ही लर्न करते हैं, अदरवाइज हम सीखते नहीं है, हमको लगता है कि मैं ही बादशाह हूँ। तो वो 15 साल के अंदर में 2-3 ऐसे साइकिल देखा होगा, वो समझ गया होगा अपनी कंपनी को सही तरीके से चलाने का। तो एक तरीके से मोटा मोटी वो फुल प्रूफ कंपनी होती है, रिसेशन प्रूफ कंपनी हो सकती है। इस बोलकर उसको मीडियम इन एक्सपीरियंस और लार्ज इन एस्पिरेशन। तो लार्ज इन एस्पिरेशन का मतलब कि मैनेजमेंट के अंदर में इतनी आग होनी चाहिए पेट के अंदर में कि भाई उसको ऐसे लगना चाहिए कि आज मैं 100 करोड़ से 500 करोड़ में पहुंचा हूं, मैं 500 करोड़ से मेरे को 2000 करोड़ पहुंचना है, 2000 करोड़ से 20,000 करोड़ पहुंचना है। ये अंदर में उसको ये लालसा होनी चाहिए उसमें आगे बढ़ने की। तो वो लार्ज इन एस्पिरेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि मैनेजमेंट अगर अरबपति नहीं बनेगा तो हम लोग शेयर होल्डर करोड़पति नहीं बनेंगे उसकी कंपनी के अंदर। और सबसे लास्ट में जो ई आता है उसका मतलब है एक्स्ट्रा लार्ज मार्केट पोटेंशियल, कि अगर आप कितना ही मैनेजमेंट के अंदर में आग हो और कितना ही वो ऑनेस्ट हो और कितना ही बहुत बढ़िया कंपनी रन करता हो, लेकिन वो सेक्टर के जो पोटेंशियलिटी है वो ही बहुत कम है। कि समझिए 500 करोड़ का उसका टर्नओवर है और मार्केट साइज उसके प्रोडक्ट का 1000 करोड़ ही है, तो अब ये क्या तीर मारेगा, उसके लिए कुछ ज्यादा तैरने के लिए समंदर ही नहीं है। तो कम से कम ऐसा हो कि उसका मार्केट साइज हो 5,000 करोड़ का या 20,000 करोड़ का, और वो बैठा आज के दिन 500,000 करोड़ में, तो उसके लिए नापने के लिए पूरा समंदर है। तो इस बोलकर मैं ये करता हूँ कि एक्स्ट्रा लार्ज मार्केट पोटेंशियल भी होना जरूरी है। तो ये स्माइल का फॉर्मूला है और यही मेरी जिंदगी में मैं अपनाते आया हूँ। सर आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो ट्रेडिंग की तरफ फोकस ज़्यादा था, सट्टे की तरफ ज़्यादा था। और उस ज़माने में तो मेरे को नहीं लग रहा कि ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर और ऐसे ऑनलाइन वगैरह कुछ होता होगा, वहाँ तो फिर मुशक्कत करनी पड़ती होगी ट्रेडिंग करने में भी। और 10 साल लग गए ट्रेडिंग से इन्वेस्टमेंट स्टाइल अपनाने में। पर आजकल तो सर आजकल की यूथ, एक तो 10 करोड़ खाते खुलने की बात आई है डीमैट खाते, और जो यूथ आया है वो फोकस पहले ट्रेडिंग पे कर रहा है कि फटाफट पैसा बन जाए। ऑप्शंस, फ्यूचर्स, इस पे फोकस बहुत ज़्यादा हो गया है, क्विक मनी की तरफ रुझान है। एक मैसेज आपका यंग इन्वेस्टर्स के लिए जो अभी पहली बार शेयर मार्केट में उतरे हैं। देखिए ऐसा है ना कि ये मेरे लिए बड़ा चिंता का विषय है। मेरे लिए भी, मैं भी कई बार अगर सोचता हूँ तो मेरे को लगता है जो जर्नी मैंने शुरुआत की उसी जर्नी के चक्कर में दूसरे न पड़े। इस बोलकर मैं आकर, जब आप जैसे लोग पत्रकार जो अच्छे पत्रकार हैं जब बुलाते हैं या अच्छी मैगजीन या कोई बुलाते हैं तो मैं जाकर इंटरव्यू लेता हूँ। उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मैं कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा हूँ, ना कोई कंसल्टेंसी है, ना कोई ब्रोकिंग है मेरा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो जर्नी से, जिस त्रासदी से मैं गुजरा हूँ, उस त्रासदी से दूसरे इन्वेस्टर नहीं गुजरे। तो ये शेयर बाजार का प्रथम नियम ये समझ लीजिए कि नो एकेडमिक डिग्री कैन गेट यू सक्सेस इन स्टॉक मार्केट। आपकी पढ़ाई आपको बढ़िया क्रिकेटर नहीं बनाएगी, उसके लिए आपको क्रिकेट सीखना पड़ेगा। उसी तरह आपकी पढ़ाई आपको अच्छे इन्वेस्टर नहीं बनाएंगे, उसके लिए आपको इन्वेस्टिंग के गुर सीखने पड़ेंगे। तो पहला बात तो ये समझ लीजिए। और दूसरा बात ये समझ लीजिए कि ये रिस्की बिजनेस है। मेरा एक दूसरा कोट है कि स्टॉक मार्केट इज अ प्लेटफॉर्म टू मेक बिग मनी इन in the most riskiest way. It's a platform to make easiest money in the hardest way. शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहां पर इजी मनी दिखता है, आदमी को इजी मनी बनता है, लेकिन उसको कमाने के लिए का जो तरीका वो सबसे हार्डेस्ट है यहाँ पर। और एक कोट हमेशा मेरे ये सब इन्वेस्टरों को याद रखना चाहिए कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे बट हिरोशिमा एंड नागासाकी वेर डिस्ट्रॉयड इन ए डे। तो ये हमेशा ध्यान में रखें कि यहाँ पर पलटते टाइम नहीं लगते यहाँ पे। तो आप सोचें कि मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर करोड़पति बनने का ये कोई आसान तरीका नहीं है, ये बहुत मुश्किल तरीका है।
अगर आप जनरली, ज्यादातर लोग मेरे को भी ये पूछते हैं, और मैं भी ये देखता हूँ मीडिया में, सोशल मीडिया में, जहां भी देखता हूँ, लोग ऑप्शन 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 की बातें करते हैं, फ्यूचर के कोर्स लोग सिखा रहे हैं, लो 20,000 रुपया फ्यूचर सिखाता हूँ, ऑप्शन सिखाता हूँ। अरे ऐसा ही अगर इतना इजी होता तो जो सिखाते हैं वो अरबपति बन चुके होते। आप ये क्यों नहीं समझ रहे? तो इट इज इम्पॉसिबल कि आप यहाँ पर इतनी जल्दी यहाँ पर पैसा कमा सकते हैं। ये एक पौधे के जैसे है, जिसमें आप सेवा करते रहिए, पानी डालते रहिए, धूप देते रहिए, हवा आती रहेगी, आस्ते आस्ते पौधा बड़ा होगा। अगर जल्दी का पैसा अगर आ भी गया और आपने तरीका नहीं सीखा कि कौन से तरीके से पैसा आया, तो आगे आप वो पैसा खोने वाले हैं। तो आपको ये चीज छोड़ देनी चाहिए कि मेरे को, मैं कैपिटल, इनिशियल कैपिटल कहाँ से आएगा? जो इनिशियल कैपिटल आप अगर ट्रेडिंग करते हैं उसमें भी 25, 30, 40% मार्जिन देते होंगे ना, वो आपकी इनिशियल कैपिटल है। उस कैपिटल को बजाय उसमें ट्रेडिंग में खो के वापस घर चले जाएं, उससे अच्छा उसी से आप शुरुआत करें। जैसे बोलते हैं हिंदी में, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा, ऋतु आए फल होए। तो फूल तो बसंत में ही खिलने वाले हैं, मेहनत आपको करती रहनी पड़ेगी। ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे तो शायद बहुत से लोग इसमें पछता रहे हैं, जो बताते नहीं है कि वो अपनी असफलता नहीं बताते। सफलता बताने के लिए सब आ जाते हैं, मैं भी आ गया हूं, लेकिन अपनी असफलता बताना बहुत जरूरी है कि भाई मैंने कितने पापड़ बेले हैं और यहाँ पर इजी मनी नहीं। सर आपने बीच में ना बहुत सारे अप साइकिल्स और डाउन साइकिल्स देखे होंगे, आपने इनफैक्ट 2008 की मंदी भी देखी होगी और इस बार कोरोना काल की रिसेशन भी देखी होगी, गिरावट भी देखी होगी, और अभी हम रिसेशन की बात कर रहे हैं। तो अभी आपको मार्केट कैसा लग रहा है, और क्या ये डरने घबराने की बात है? अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो उस लिहाज से आप मार्केट को अभी कैसे देख रहे हो? देखिए, बात ऐसा है कि ये चीजें तो हम, इतिहास हमें बताता है कि ये इस तरह की चीजें तो हर 10 साल में एक बार कुछ ना कुछ, किसी न किसी प्रकार से बाजार के अंदर में आती रहती है। चाहे वो कभी स्कैम के रूप में आई हो, या कभी रिसेशन के रूप में आई हो, या कभी लीमैन ब्रदर्स फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ 2008 का, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसके लिए भी आई हो, या ये कोविड आए। कोविड जैसी तो समझिए सेंचुरी में 50, 60, 70 सालों में एक बार आती है, लेकिन ये मार्केट का पैटर्न है, ये यहाँ पर आती रहती है। अगर आपका विजन, अगर आपका शॉर्ट टर्म अगर है मार्केट के अंदर में, तो आप ये सब चीजों से प्रभावित होते हैं। लेकिन अगर आपका विजन 10 साल है, अगर आप इसको बिजनेस समझ रहे हैं, तो फिर आप इससे प्रभावित नहीं होते, आप इससे निकल के आते हैं। आप इसको इस तरीके से सोचिए, अपने आप को बिजनेसमैन के जैसे, इन्वेस्टमेंट को अपने आप को ओनर के जैसे सोचिए, बिजनेस के जैसे सोचिए कि भाई कोविड आया, सब दुकानें इफेक्टेड हो गई, होटल इंडस्ट्री इफेक्टेड हो गई, एयरलाइंस इफेक्टेड हो गया, ऑटो, सब इफेक्टेड हुए, आस्ते आस्ते वन बाई वन सब निकल के आ गए। ठीक है उसमें। तो ये प्रकृति का नियम है कि जितनी बड़ी त्रासदी आती है उसके बाद में उतना बड़ा, उसके पतझड़ के बाद में जैसे बसंत भी आता है। तो ये प्रकृति का एक साइकिल है। जो इस साइकिल को समझ लेगा, ये इंडस्ट्री का भी साइकिल है, इकोनॉमी का भी साइकिल है, ट्रेडिंग लाइफ, अपनी लाइफ का, खुद की अपनी लाइफ का भी साइकिल है, वही इन्वेस्टमेंट का साइकिल है। इसमें एक ही मंत्र मेरे को, जो जिंदगी में जो मेरा जो निचोड़ है, मेरा जो भी ये 30 सालों प्लस का जो निचोड़ है, वो यही है कि सिर्फ लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, उसके अलावा यहाँ पर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसके अलावा मेरी निगाह में और मेरे अनुभव के अंदर में, अगर आप वो रखेंगे तो ये सब, और अपनी रिस्क को कंट्रोल कीजिए। ऐसा नहीं हो कि एक मंदी आए और उसमें आप साफ हो जाएं, वो काम मत कीजिए। इस तरह अपने रिस्क को आप कंट्रोल कीजिए। और अगर ये सब चीज आप नहीं समझ पाते हैं, तो आपको सिंपल एक ही है कि आप अपनी अपनी जिंदगी, जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी है, वो म्यूचुअल फंड में के थ्रू शुरुआत करें। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, और उसके बाद में साइड बाय साइड 2, 3 साल, 4 साल तक मार्केट के साइकिल को स्टडी करें, मार्केट के उठापटक को स्टडी करें, और अपना माइंड बनाएं, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाएं, और इतिहास को स्टडी करो कि कब कब क्राइसिस आई, उसके बाद में क्या हुआ। ये हो गया ज्ञान हासिल करना। फिर आप खेलने के लिए आए, या पिच पे आए, या फिर आप बाजार में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए। सर वही तो मुश्किल है, पिच पे उतरते ही उसके बाद जो चौके पसीने छक्के मार छूटते रहे हैं हैं ना। आपको। हाँ। वो थोड़ा मुश्किल है। तो ये चौके छक्के मारने के लिए कोई फॉर्मूला बता दीजिए। आपने स्माइल तो बताया, वो तो आपका एक मंत्र है, वो तो आपने एक स्टाइल आपने बना रखा है, लेकिन अगर किसी का चुनाव करना हो कंपनी का, मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में, तो इन्वेस्टर्स को देखना क्या चाहिए उस कंपनी में? आखिरकार ऐसा क्या है कि वो आने वाले समय के लिए एक मल्टी बैगर बन जाएगी? मैं आपको बताता हूँ, इसके पहले मैं आपकी बात का एक जवाब देता हूँ। मैंने कविता लिखी थी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको सुनाता हूँ, सर ये छोटी तो हम सी इंतजार कविता। कर रहे हैं, आप तो प्लीज तो, आप कविता सुना दीजिए। हाँ, तो गाने के जब कविता सुना देता हूँ। 4 लाइन की है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइफ लाइफ इज ए ब्लेसिंग व्हेन यू डोंट कंपेयर इन्वेस्टिंग विद कसिनो एंड रेसिंग। जनरली लोग यही भूल करते हैं कि इसको कसिनो या रेसिंग समझते कि जल्दी जल्दी रुपया कमाना है। तो लाइफ इज ए ब्लेसिंग व्हेन यू डोंट कंपेयर विद कसिनो एंड रेसिंग, व्हेन यू डोंट कंपेयर इन्वेस्टिंग विद कसिनो एंड रेसिंग। लाइफ फेवर्स व्हेन यू डोंट डिपेंड ऑन इकोनॉमिस्ट, चार्टिस्ट एंड योर नेबर्स। कि लोग टिप के बात कर लेते हैं,
और चार्टिस्ट पे समझ लेते हैं या इकोनॉमिस्ट को सुन के आप अपना ध्यान बना लेते हैं, तो हो सकता है बाजार के अंदर में आप जनरली माने कब आप रॉन्ग भी हो सकते हैं। लाइफ स्लैप्स व्हेन यू कांट व्हेन यू इन्वेस्ट इन भंगार कैप्स। तो सर मेरा एक कोट है कि भाई यहाँ पर जैसे 3 तरह के कैप्स होते हैं ना, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो मैंने बोला एक चौथा कैप भी है, वो कैप है भंगार कैप, जंक कैप जिनको बोलते हैं। और ये 6000 में से 5000 कंपनियां भंगार कैप में हैं, तो आपको उनको अवॉइड करना है। अगर आप इनको अवॉइड करना भी अगर आप सीख जाएंगे तो अभी समझ लिए आपने आधा मैदान जीत लिया। आप शेयर बाजार से आउट नहीं होंगे, हो सकता है टेम्परेरी आप गिर जाएं, लेकिन आप यहां से आउट नहीं होंगे। और दूसरा है कि लाइफ ओनर्स when you invest with the mindset of co-owners, कि तब लाइफ आपको ऑनर करती है। तो आपने बोला ना कि सबसे बड़ा तरीका ये भी है कि आप अपने आप को को ओनर के जैसे समझे कि यार मेरी ओनरशिप है इस कंपनी के अंदर में। एंड लाइफ इज ए फाइट व्हेन यू वांट टू बिकम मिलियनर ओवरनाइट। ये तो हो गया आपकी इन सारी बातों का जवाब जो आपने पहले पूछा था। और अभी दूसरा क्वेश्चन क्या था कि शेयर का चुनाव कैसे करें। यस, मल्टी बैगर सर, आपका तो फैन फॉलोइंग इतनी ज़बरदस्त है ना, पता लगना चाहिए कि बीएससी पे, एक्सचेंजेस पे फाइलिंग आनी चाहिए कि केडीएस आपने कौन से शेयर में पैसा लगा दिया। उसके बाद सर वैसे डर तो लगता होगा नहीं कि आपके नाम को इतना ज़्यादा फॉलो किया जा रहा है कि आपने कोई भी शेयर का चुनाव कर लिया तो उसके बाद फिर इन्वेस्टर्स फॉलो करना शुरू कर देते हैं उस स्टॉक को। वो जरूर डर लगता है मेरे को, पहले इस बातों को मैं समझता नहीं था। तो लेकिन जब मेरे को ये समझ में आने लग गया कि लोग फॉलो कर रहे हैं, और मेरे मन में ये रहता है कि भैया मैं तो, मेरे को तो नुकसान भी हो जाएगा, तो मैं तो मेरी रिस्क को कुछ ना कुछ कंट्रोल करके उसमें बैठा रहूंगा, या मैं निकल भी जाऊंगा, या मैं उसको देख लूंगा। लेकिन जो हो सकता है कि मेरे को फॉलो करके जिनके पास में 500 रुपया, 5000 रुपया लगाने के हुए, और सिर्फ 5000 रुपया ही उसमें अगर लगा दिया और मैं उसमें रॉन्ग अगर हो गया, तो वो बेचारा पूरी, उसकी तो पूरी कैपिटल से वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इस बात की मेरे को मन में चिंता रहती है, और इस बात की मैं अपने आप को नैतिक जिम्मेदारी समझता हूं कि ऐसा ना हो। इस बारे में मैं बड़ा कॉशियस हूं, और लेकिन उसको मैं ज्यादा रोक भी नहीं पाता हूं, क्योंकि मेरी क्वांटिटी एज पर रूल के हिसाब से वो आधा % 1% से ऊपर आती है, तो वो सब शेयर होल्डिंग पैटर्न में वो आ ही जाता है, तो उसको मैं रोक भी नहीं पाता हूँ। मन में एक भी रहता है कि अच्छा है, ये समंदर के जैसे है, यहाँ पे हर जितनी बड़ी आपका ये अंजलि होगी उतना पैसा आप यहाँ से उठा के ला सकते हो। तो मन में ये भी रहता है कि लोग पैसा कमाएं उसके अंदर में, लेकिन इस बात का मेरे को रहता है कि कहीं मैं रॉन्ग हो गया तो वो रॉन्ग हो जाएंगे। लेकिन मैं शायद इस चीज को रोक नहीं पाता, कुछ कर नहीं पाता हूँ इस चीज के लिए, क्योंकि उनको मेरा पैटर्न भी फॉलो करने पड़ेगा। खाली आप मेरा शेयर फॉलो तो सर फिर करके ये पैसा मल्टी हो सकता बैगर, नहीं देगा। राइट, हाँ। तो वो तो पैटर्न, तो सर ये मल्टी फिर बैगर, मल्टी बैगर आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? मल्टी बैगर बनने के लिए देखिए, मल्टी बैगर ऐसे, मल्टी बैगर के लिए पहले तो क्या होता है, मैं कई कई कंपनियों को 10-10 साल तक फॉलो करता हूँ, ठीक है। और मैंने इस्माइल का जो फॉर्मूला बताया, उसके अलावा भी उस कंपनी को मैंने ट्रैक में रखता हूँ। कई कई कंपनियां जो मैंने, एक कंपनी को मैंने 20 साल तक, 14 14, हाँ 20 साल तक फॉलो किया मैंने उस कंपनी को। उसके बाद में मैंने उसके अंदर में पहले भी थोड़ा क्वांटिटी था, फिर मैंने उसको शेयर्स लिया। एक कंपनी है जिसमें मैंने 5 साल तक उस कंपनी को फॉलो किया, खाली मैं उसको उसके ट्रेंड देख रहा था, उसके कॉन कॉल सुन रहा था, उसके एनालिस्ट मीट अटेंड कर रहा था, और मैनेजमेंट के इंटरव्यू सुन रहा था, और कर अपना ध्यान बनाते जा रहा था कि हाँ मैं वेट करता हूँ कि कब ये बॉटम छुएगा, कब इसकी लाइफ में परिवर्तन आएगा। फिर मैं जाकर उन शेयर्स को लिया। तो मैं ये पैटर्न करता हूँ, मैं कंपनियों को बैठ के, जैसे वो जैसे बगला भगत होता है ना, कि हाँ वो घात लगा के बैठा रहता है, और जब 1-1 घंटा तक मछली आती है, फट से मारा और फिर बैठ गया। तो कुछ इस तरह का शायद मैं पैटर्न फॉलो करता हूँ। वो पेशेंस जरूरी है आपके अंदर में, कि आप 5 साल तक एक कंपनी को फॉलो करें, उसका आप शेयर्स नहीं ले रहे हैं। तो ये चीज भी आपको साथ में सीखनी है। ये जरूरी नहीं कि शायद मैं गलत, मैं सही हूंगा, मालूम नहीं, मेरे लिए ये फॉर्मूला काम कर रहा है, इस बोल कर मैं बताता हूँ। दूसरा, मैं लेता हूँ शेयर्स, लेने के बाद में जरूरी नहीं कि एक बार बढ़ भी जाते हैं। समझिए आप जैसे फॉलोवर, आप बता रहे हैं फॉलोवर लेते हैं, शेयर बढ़ जाते हैं, लेकिन जब मार्केट गिरता है तो वापस गिर भी जाते हैं। ऐसा नहीं है, वापस मेरे कॉस्ट प्राइस पे आता है, उसके नीचे आ जाता है। लेकिन अगर मेरा उस कंपनी पे ध्यान 10 साल के लिए तेज है, मेरे को लग रहा है कि नहीं आज नहीं तो ये कल इस कंपनी के अंदर में सुधार होने वाला है, या चीजें चेंज हो रही है, तो मैं उसमें घाटे में भी उस कंपनी में बैठा रहता हूँ। तो वो भी आपको मानसिक बल चाहिए कि आप घाटे में उस कंपनी में बैठ रहे हैं। तो इस तरह आपको, मेरे को खाली शेयर्स को बोलूं, मेरी मेंटालिटी को भी आपको फॉलो करना पड़ेगा कि मैं किस तरह मेंटालिटी, और आपको सबको अपनी अपनी मेंटालिटी चुननी पड़ेगी। कि आप, कोई जरूरी नहीं है कि आप 10 किलो वजन उठा सकते हैं, आपको देखकर मैं भी 10 किलो उठा सकता हूं, नहीं हो सकता मेरे को टाइम लगे। तो शेयर के साथ में पैटर्न भी जरा फॉलो करना चाहिए। किसी भी इन्वेस्टर को अगर आप फॉलो करते हैं तो उसके पैटर्न को, उसकी बातों को फॉलो करना चाहिए, ऐसे मैं सोचता हूँ। मैं आपके YouTube पे गाने तो सुन ही रहा था,
तो उसमें आपने एक लाइन बोली किसी गाने में कि थोड़ा प्रॉफिट आना शुरू हो गया तो मुझे लगा मैं गुरु हो गया। सर ऐसे ही तो फीलिंग आती है इन्वेस्टर्स के मन में कि बस थोड़ा प्रॉफिट आ गया तो उसके बाद तो लगता है कि भैया हमको सब कुछ आ गया। ये सब्र, ये धैर्य कि लंबी समय तक जिस घोड़े पे आपने दाव लगाया है उसको रखना अपने पोर्टफोलियो, मुनाफे वाले सौदे में बने रहना, सर ये सिखाया तो नहीं जा सकता। ये आप कुछ अगर मैसेज ट्रांसफर कर पाएं कि करेज कैसे जुटाई जाती है, ये हिम्मत कहाँ से आती है इतने लॉन्ग टर्म में पैसा लगाने की? नहीं देखिए, ये तो आपको सीख कर ही आएगी और अल्टीमेटली आपको अपने आप से समझौता करना पड़ेगा कि जैसे समझिए जिस तरह की आप गेम खेलते हैं, आपको उस तरह का माइंडसेट आपको रखना पड़ेगा। समझिए जैसे अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आपका क्रिकेट की अगर बॉल आ रही है 120 किलोमीटर की स्पीड से, तो आपको वो करेज अगर आप में नहीं है तो आप क्रिकेट नहीं खेलेंगे। फिर आप रबर की बॉल से क्रिकेट खेलेंगे आप, या कोई बैडमिंटन खेलेंगे जिसके अंदर में जान जाने की संभावना कम है, या समझिए आप खो खो खेलेंगे या कोई दूसरा गेम खेलेंगे। तो ये आपको अपने आप आपको ये डिटरमाइन करता है, ये अपने आप को आपको बताएगा कि भैया ये मैं गेम खेलने के लायक हूं या नहीं। तो इस बोल के मेरा एक कोट है सर कि केवाईएस इज मोर इंपॉर्टेंट देन केवाईसी, नो योरसेल्फ इज मोर इंपॉर्टेंट देन नो योर क्लाइंट। आप नो योर क्लाइंट का फॉर्म फिलअप करते हैं, उसके पहले आप केवाईएस जानिए कि भैया मैं इसके, वो आयरन मैन होता है, जैसे वो आयरन मैन की जो पदवी मिलती है, वो 20 किलोमीटर समंदर में जाते हैं, फिर क्या 100 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं, ये करते हैं। वो मेरे को अगर बोले कि तुम 100 मीटर समंदर के अंदर चले जाओ, जबकि मेरे को तैरना आता है, मैं नहीं जा पाऊंगा। तो मैं नहीं जाता, तो मेरे को आयरन मैन नहीं बनने का है, मैं तांबे का मैन बनने के लिए रेडी हूँ, या मैं मिट्टी का आदमी बनने के लिए रेडी हूँ, लेकिन उसका बेटर वर्जन बनने के लिए रेडी हूँ कि हाँ ठीक, आई एम नॉट एन आयरन मैन, आई एम सैंड मैन ओनली, बट ए बेटर वर्जन ऑफ ए सैंड मैन। तो ये आदमी को अपना खुद का चुनाव करना पड़ेगा सर, कि आपकी मेंटल कैपेसिटी क्या बोलती है। शेयर बाजार के अंदर में जो पैसा कमाया जाता है सर, वो मेरा एक कोट और भी है कि योर मेंटल कैपेसिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर फाइनेंशियल कैपेसिटी। तो आप फाइनेंशियल कैपेसिटी फिर भी आप बैग बोरो स्टील उधार लिया, ये किया वो किया, कुछ ना कुछ पैसा जुटा सकते हो। आप मेरे को देखकर हिम्मत नहीं जुटा पाओगे। तो वही मैं इसके पहले बोला कि अगर आप 50 किलो वजन उठा रहे हैं और मैं आज आकर आपको देखकर 50 किलो वजन उठाऊं, तो मेरी हड्डी टूट जाएगी। मेरे को शुरुआत करनी पड़ेगी 5 किलो से। 4 दिन 5 किलो किया, 2 हफ्ता 5 किलो किया जिम में उठा के सपोज, फिर 10 किलो उठाया, फिर 20 किलो उठाया। मेरे को लगा मैं 20 किलो उठाता हूं तो मैं 21 किलो उठाना चालू करूंगा। मेरे को लगा मैं 25 उठाने लग गया तो मैं 1 किलो ज्यादा उठाना चालू करूंगा, या 25.5 किलो। इस तरह आपको अपने आप को बीट करना है सर। ये पूरा आपका माइंड का गेम है। शेयर बाजार का जो इन्वेस्टमेंट है ना सर, ये आपके पूरे सेंसेस का गेम है। इसमें अपने बोलते हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह माया, ये सारी चीजें इस पर वर्क करती है सर। आपका क्रोध आपके लिए वर्क करता है, आपका जिद्दीपन इसके लिए आपके लिए वर्क करता है, आपका डर आपके लिए वर्क करता है, आपका लालच आपके लिए वर्क करता है। उन सारी चीजों को आपको अपने फेवर में लाने का है। लालच के भी फायदे हैं। अगर लालच नहीं होगा तो आप बड़े आदमी बन ही नहीं सकते हैं। क्रोध तो होना ही चाहिए सर आपको। क्रोध नहीं होगा तो आप लड़ ही नहीं सकते हैं, आप करेज ले ही नहीं सकते हैं। लेकिन वो कब क्रोध करना है, कब नहीं करना है, कितना लालच करना है, कहाँ लालच नहीं करना है, इसका बैलेंस होना लाइफ के अंदर में जरूरी है। ये सारे गुण हैं, ये गुण एक बैलेंस को पार करते हैं तो हम इसको अवगुण बोलते हैं। तो ये आपको खुद को सीखना पड़ेगा सर, आपको खुद को देखना पड़ेगा सर मैं इसके बहुत लायक सारे हूं कि नहीं। इंटरव्यूज़ किए हैं, लेकिन आपके साथ इंटरव्यू करने में ना मज़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि ना बहुत ही आसान भाषा में आप समझाने की कोशिश कर रहे हो निवेशकों को कि आखिरकार शेयर बाज़ार है क्या, असल सच क्या है शेयर बाज़ार का। और मुद्दा यही है कि फाइनेंस को ना बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है। कॉम्प्लेक्स चीज़ें सुंदर बहुत लगती हैं, लेकिन उसी को अपनाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो इतनी कॉम्प्लेक्स हैं कि सिंप्लिसिटी को नकारती चली जाती है। क्या शेयर बाज़ार इतना कॉम्प्लेक्स है, इतने डरने घबराने की बात है क्या इन्वेस्टमेंट करते समय? देखिए सर, डरने डराने की बात आप मेरे के एक बात मैं आपको पूछता हूं, आपको क्या लगता है सर, गाड़ी चलाना डर की बात है कि नहीं? बहुत बड़ी डर की बात है सर। हाँ, पहली बार जिसने गाड़ी चलानी सीखनी हो उसको तो बहुत डर लगता है, लेकिन एक बार पता लग जाए कि एक्सेलरेटर कहाँ पर है, ब्रेक कहाँ पर है, गियर सिस्टम कैसा है, तो उसके बाद गाड़ी अपने आप चल पड़ती है। तो अभ्यास, इसका मतलब अभ्यास से वो सही हुआ। यस। अभी कोई हम्म। नौसिखिया अगर आएगा और तुरंत वो, चाहे आप हार्वर्ड से पढ़ के आए हो, और अब मैं बोलूँ भैया ये गाड़ी चला लो, तो आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे ना सर। आपको गाड़ी चलानी सीखनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ पर वो अभ्यास जरूरी है। तो वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास थे क्या जड़मत हो तो सुजान, वो एक कहावत है रहीम का। तो यहाँ पर वो अभ्यास जरूरी है सर। लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अभ्यास नहीं करते हैं। वो आने के साथ सीधा फोर्थ गियर के अंदर में गाड़ी डाल देते हैं सीधा। तो इस बोलकर डर तो सर गाड़ी चलाने में भी है सर। घर तो आप पैरासेलिंग करते हैं समुद्र के ऊपर, उसमें भी है। नौका चलाने में क्या डर नहीं है क्या सर? आप मेरे को बताइए। आप कितने ही बड़े पढ़े पढ़े लिखे हो, एक नौका दे दी जाए आपको कि जाओ समुद्र के अंदर में बीच में चले जाओ, आप अपने दिल को पूछिए, नो योरसेल्फ,
कि आपके कितनी धक-धक, आपकी कितनी प्रिपरेशन बढ़ेगी, कहीं नौका डूब गई, कोई लहर आ गई। लेकिन जाने वाले मछुआरे, करोड़ों मछुआरे रोज जाते होंगे, क्योंकि उन्होंने अभ्यास कर लिया, उन्होंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी को समझ लिया कि हाँ भाई ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है, इतना अगर नुकसान हुआ तो ये हो सकता है। तो वो जो मैं बोलता हूँ, अपनी रिस्क को कंट्रोल करो, अपने माइंड को कंट्रोल करो। तो सर ये तो डर तो हर चीज के अंदर में, शादी करने में भी डर है, हर चीज में डर है सर। तो उसको आपको, डर को, अपनी रिस्क को कंट्रोल करने का आपको, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी ढूंढनी है कि अगर मैं यहाँ पर नुकसान हुआ तो मेरे को कितना नुकसान होना। वो नुकसान सर, गलती लाइफ में मिस्टेक वो करनी चाहिए, मिस्टेक जरूर करनी चाहिए। अगर आप मिस्टेक नहीं करेंगे तो आप जिंदगी में सीख ही नहीं सकते हैं। लेकिन वो मिस्टेक करो जिस मिस्टेक को आप दूसरी बार या तीसरी बार रिपीट करने के लिए जिंदे रहो। ये नहीं हो कि एक ही बार आपने मिस्टेक की और आप मर गए। ये काम लोगों को नहीं करना चाहिए। मिस्टेक करो लेकिन दूसरी बार करने के लिए जिंदा रहो कि हाँ, ये दूसरी बार भी ये मिस्टेक कर सकता हूं। ऑफकोर्स थ्योरी ये बोलती है कि एक बार अपनी गलती से सीख लो ताकि वो दूसरी वो मिस्टेक दोबारा ना करो। लेकिन आप दूसरी मिस्टेक करोगे, पहली वाली मिस्टेक नहीं दोहराओगे, लेकिन दूसरी तरह की मिस्टेक करोगे। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत जरूरी है सर। सर अभी तक की जो आपकी जर्नी रही है, सबसे बड़ी लर्निंग आपने स्टॉक मार्केट से क्या सीखी है? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हर बार फेज आपके पॉजिटिव साइड पे आया होगा, कभी ऐसा भी होगा कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव फेज भी आपने देखा होगा अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो उससे आप कैसे उभरे? सर मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं क्या, जब शेयरों में इन्वेस्ट करता हूं ना, तो मैं वो पैसा अपना नहीं समझता हूं। और इसी का मैंने कोट भी बनाया है कि योर इन्वेस्टमेंट बिलोंग्स टू द मार्केट, योर प्रॉफिट बिलोंग्स टू यू। ठीक है, योर डीपी स्टेटमेंट बिलोंग्स टू द मार्केट, योर बैंक स्टेटमेंट बिलोंग्स टू यू। तो पहला बात तो, जिस कंपनी में जो मैं पैसा लगाता हूं, मैं इसको ये मानता हूं कि ये पैसा जब तक मैंने प्रॉफिट या लॉस दोनों चीज बुक नहीं किया है, ये पेपर में है और ये पैसा मेरा नहीं है। ये मेरे को शक्ति देता है लॉन्ग टर्म के लिए शेयरों को रखने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, मैं कोई भी भंगार कैप में, जहां तक हो सकता है मैं भंगार कैप में इन्वेस्ट नहीं करता हूं। जहां तक हो सकता है 99% समय मैं भंगार कैप में इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूं। मैं उसी मैनेजमेंट पे इन्वेस्ट करता हूं जिस मैनेजमेंट पे मेरे को डर है कि वो मैनेजमेंट चोर नहीं होएगा, मैनिपुलेट नहीं करता होगा, अपने शेयरों को चलाता नहीं होगा। ज्यादातर मैं तो मेरी सबसे बड़ी मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो वहां पर आ जाती है जब मैनेजमेंट का इंटेंशन साफ है। उससे बाद में मेरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसमें आती है कि जिस सेक्टर के अंदर में, जिस कंपनी में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, उसका जो सेक्टर है, उसका विकास चालू है। तो जैसे बोलते हैं ना कि समंदर के अंदर में हवा और शिप दोनों अगर एक डायरेक्शन में जाते हैं तो शिप फास्ट चलता है, राइट। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर हवा हो और शिप जा रहा हो तो उसकी रफ्तार स्लो होती है। तो मेरे लिए दो चीज बड़े फेवर में काम करती है। तो मैंने उसका कोड भी बनाया है कि मैनेजमेंट में तीन चीज देखनी चाहिए: ऑनेस्ट, हंगरी और स्मार्ट। मैनेजमेंट ऑनेस्ट होना चाहिए, हंगरी होना चाहिए ग्रोथ के लिए, और स्मार्ट होना चाहिए कि कोविड जैसी चीजों से निकल जाए। और शेयर बाजार में सक्सेस होने के लिए तीन चीज चाहिए: नॉलेज, करेज एंड पेशेंस। नॉलेज टू आइडेंटिफाई ए गुड स्क्रिप्ट, और करेज होना चाहिए बड़ी क्वांटिटी में काम करने का, पेशेंस होना चाहिए खराबी के अंदर में रोकने का। ये बुल और मार्केट देखकर कोई मैनेजमेंट अपनी कंपनी में एक्सपेंड नहीं करता है। इकोनॉमी के साइकिल अलग है, शेयर बाजार के बुल मार्केट, बेयर मार्केट, ये छोटे मोटे चलते रहते हैं। तो मेरे फेवर में जो काम किया है वो काम किया अच्छा मैनेजमेंट, और कंपनी के प्रोडक्ट में ग्रोथ, और रीजनेबल क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू माय जो भी मेरी मेरी वर्थ है उससे रीजनेबल क्वांटिटी, और पेशेंस टू होल्ड। ये चार चीजें जो जहां तक मेरे को ध्यान में आता है, मेरे लिए जो भी काम हुआ, मैं उसमें ये चारों चीजों का योगदान है। एंड ऑफ कोर्स आपकी किस्मत, नो डाउट अबाउट इट। इसलिए मैंने एक स्पीच में आईएम में मैंने बोला था कि हाँ भाई, डू गुड कर्मा, अच्छे कर्म करो लाइफ के अंदर में। तो वो आपके आपके तकदीर को सुधारते हैं, अच्छे कर्म करना। तो ऑफ कोर्स उसका बहुत बड़ा हाथ है उसका। सर अब वो सवाल जिनका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है, और वो आपके पोर्टफोलियो पे ही होगा। सर अभी कौन से सेक्टर्स आपको लग रहे हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं और या फिर करेंगे आने वाले समय में, और कौन सी कंपनियां हैं जो आपके रडार पर हैं? अगर वो कुछ भी आप शेयर करना चाहो तो विद प्रॉपर डिस्क्लेमर्स। नहीं, इसमें ऐसा है कि जैसे मैं कैपिटल गुड्स सेक्टर जो है वो मेरे को ऐसे लग रहा है कि जैसे इंडिया के अंदर में 12, 13, 14 साल तक कोई बड़ा प्लांट नहीं बैठा। कोई भी आप बता नहीं पाएंगे कोई 50,000 करोड़ की इंडस्ट्री नहीं बैठी है 2007-8 के बाद के अंदर में। ठीक है, मेरे को लगता है वो साइकिल अब चेंज हो रहा है। अब हर कंपनियां बड़े बड़े कैपेक्स अनाउंस कर रही है। तो इन कैपेक्स को जो सप्लाई करेगा, इन कैपेक्स की जो एंसिलरीज होगी, जो इनके प्रोडक्ट को इनको सप्लाई करेंगी, मेरे को लगता है उसका फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए। तो और जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, मैंने एक एलिकॉन इंजीनियरिंग के अंदर में मैंने इन्वेस्ट किया था। मैंने तो इन्वेस्ट किया था 1 साल पहले, भाव डबल ढाई गुना हो चुका है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये खाली एग्जाम्पल के लिए कि अभी भी ये है? कंपनी अभी भी है।
हाँ हाँ, वो पड़ा है मेरे पास में, मेरे को 2-3 साल उसमें तेजी लगती है, और ये मेरा डिस्क्लोजर आप समझ लीजिए कि हाँ, ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको अपना होमवर्क खुद करने का है। मैं खाली एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ कि कैपिटल गुड्स, क्योंकि नहीं तो लोगों को समझ में नहीं आता कि कैपिटल गुड्स माने क्या, क्या किसको कैपिटल गुड्स बोलते हैं। तो उसमें जैसे थर्मेक्स आती है, समझिए एबीबी आती है, सीमेंस आती है, ये तो लार्ज कैप में। छोटे में से और आपको 50 कंपनियां इसमें मिलेंगी आपको कैपिटल गुड्स के अंदर में, कि जब भी कैपेक्स साइकिल सुधरता है, ये सब कंपनियां, इनको फायदा होता है। मैंने छोटी कंपनी चुनी है, एलिकॉन इंजीनियरिंग, और इसमें मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट है, मेरे पास में इसमें होल्डिंग है, तो इसमें मेरा स्वार्थ है इसके अंदर में, लेकिन रिकमेंडेशन करने में मेरा कोई स्वार्थ नहीं। एग्जाम्पल देना है, ऐसी कंपनियां जो ऐसे कैपेक्स को की पूर्ति करती हो इनके अंदर में, ऐसी कंपनियों को आपको चुनना चाहिए। तो एक कैपिटल गुड्स हो गया, इसके अलावा कोई और सेक्टर जो आपको लगता है कि हाँ इंडियन इकोनॉमी में जिस तरीके की ग्रोथ है उस आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है और डोमिनेटिंग एक साइकिल शुरू हो सकती है उस सेक्टर में, उस कंपनी में? सर मेरे को अभी ऐसे लग रहा है कि अभी ये चतुर्मुखी विकास होने वाला है, जो इंडिया का मेरे को ढंग जो लग रहा है, वो लग रहा है चतुर्मुखी विकास होएगा। ये तो मैंने आपको खाली एक एग्जांपल दिया है, ऐसी बहुत बहुत सारे सेक्टर हैं जो अच्छे करने चाहिए। पर्टिकुलर मेरे को आईटी सेक्टर में थोड़ा सा फिलहाल मेरे को ऐसी तेजी नहीं लगती है, क्योंकि ऑलरेडी ये 2 साल पहले बहुत बड़ा री रेटिंग इनके अंदर में हो चुका है। तो इस बोलकर मेरे को पर्सनली ये शायद लगता है कि कोई इसमें होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये यूएस पे भी डिपेंड है, और यूएस और यूरोप के अंदर में बातें हो रही है रिसेशन वगैरह की, तो हो सकता है इनको थोड़ा फर्क पड़े या नहीं भी पड़े, और ऑलरेडी घट भी चुके हैं ये। तो बाकी मेरे को लगता है ये चारों तरफ कुछ ना कुछ कंपनियां जो है वो चलती रहेगी, और ये माने चतुर्मुखी विकास होएगा। इंडेक्स को आप देखेंगे तो रोंग हो जाएंगे, इंडिविजुअल स्क्रिप्ट में आपको ध्यान देना चाहिए, इंडिविजुअल सेक्टर, इंडिविजुअल स्क्रिप्ट। इवन बैंक भी अच्छी करनी चाहिए, जो इंक्लूडिंग पीएसयू बैंक, समझिए पीएसबी, जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, वो भी मेरे को लगता है कि अच्छी करनी चाहिए। उनके भी साइकिल लग रहा, उनका जो डाउनवर्ड साइकिल था वो खत्म हो गया, और उनके अंदर में लग रहा उनके अच्छे दिन आने वाले। सर आप एग्जिट कैसे करते हो स्टॉक पे से? मतलब एग्जिट करने के लिए आप सोचते क्या हो, बिकॉज दे आर स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स, अगर आपने इतनी बड़ी होल्डिंग रखी है अगर आपने एग्जिट किया तो फिर तो पता नहीं शेयर का क्या होगा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि एग्जिट करते समय कोई पैरामीटर है जिसको देख के आप एग्जिट करते हो, या फिर भाव चढ़ गया और कुछ ज़्यादा ही ओवरशूट हो गए मल्टीपल्स तो आप एग्जिट कर जाते हो? हाँ, वो मल्टीपल का ओवरशूट होना एक क्राइटेरिया है, कि ओवरशूट होना माने ओवरशूट होना, कि समझिए मेरी भी एक्सपेक्टेशन से ओवरशूट हो जाना, कि तो उसके अंदर में मेरे को लगेगा कि हाँ शायद मैं उसके अंदर में मैं एग्जिट कर सकता हूँ। या मैनेजमेंट का फोकस अगर चेंज हो जाता है, कि कल तक वो टायर बनाता था, अब टायर बनाते बनाते इसको लगने लग रहा है कि मैं तो बहुत पैसा कमा रहा हूँ, कैश फ्लो मेरा बहुत है, तो क्यों नहीं मैं गाड़ी बना लूँ अभी, मैं तो वो गाड़ी बनाना चालू कर देगा। तो इस तरह का जब अगर कोई आदमी अपना पैटर्न को अगर चेंज करता है, तो मैं उसमें से निकल जाता हूँ। या कोई इधर उधर के एक्सपेंशन कर लेता है, जबरदस्ती पैसा आ गया तो हम एक्सपैंड कर रहे हैं, जबरदस्ती के उसका। तो इस तरह की जो रहते हैं, एक एग्जांपल दिया था मैंने आपको, अभी दे देता हूँ, कि हम लोग को एग्जिट की सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी इतिहास के अंदर में हम लोग रामायण के विभीषण से सीख सकते हैं, कि विभीषण से जो था वो बहुत सदाचारी और बहुत ही अच्छा व्यक्ति थे, और वो रावण के दरबार में थे, रावण के भाई थे। और वो रावण ट्रिपल ए था, मैनेजमेंट जो रावण का था वो ट्रिपल ए मैनेजमेंट था। रावण के जैसा महाज्ञानी, महाप्रतापी, महासन्यासी पृथ्वी पर कोई नहीं था, ऐसा बताते हैं। तो वो उसके उसका मैनेजमेंट का एक पार्ट था, उसका शेयर होल्डर था उस मैनेजमेंट का। लेकिन जब वो मैनेजमेंट का जब फोकस चेंज हुआ रावण का, तो विभीषण ने वहां से एग्जिट मार लिया। वो समझ गया कि इस आदमी का अभी टाइम पूरा हो गया, क्योंकि इसका अभी जो फोकस है माइंड का, जो जो महाप्रतापी महासन्यासी था, उससे अभी चेंज होकर कुछ व्यभिचारी पे चला गया। तो उसने वहां से हट लिया, और वहां पर उसने एंट्री मारी, और राम जैसे ट्रिपल ए मैनेजमेंट में, जो ट्रिपल ए अनदर दूसरा ट्रिपल ए मैनेजमेंट जब अपनी क्राइसिस में था, जो ट्रिपल ए मैनेजमेंट अपने क्राइसिस में था, उसमें उसने उस इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे उसने वहां पर उसने एंट्री मारी। तो ये एंट्री और एग्जिट का अगर आप अपने ठीक से अगर इस चीज को आप समझेंगे, तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा सर। सर समझ लिया, आज तक किसी ने ऐसा उदाहरण नहीं दिया, मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे बातचीत करके बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही आसान भाषा में शेयर बाजार को संभाल रहे हो। ये क्रिएटिविटी कहाँ से आई? मतलब ये इन्वेस्टर्स ऐसे नहीं होते हैं कि वो गाने लिखें, सिंगर बन जाएं, और ऊपर से आपने जो रामायण का उदाहरण दे दिया स्टॉक मार्केट में, आज तक तो मैंने सुना नहीं था। तो ये क्रिएटिविटी कहाँ से आई? और अब जो क्रिएटिविटी है ही, सबको पता है कि आप इतने बड़े सिंगर बन चुके हो और आप इतने इन्वेस्टर फ्रेंडली गाने निकालते हो। बीएससी ने भी कोई कॉपीराइट लिया है मेरे ख्याल से आपके गाने का, एक तो उस पर आपका स्पष्टीकरण चाहिए। और सर हम ऐसे नहीं जाने देंगे, हमारे व्यूअर्स भी बहुत बेताब हैं। प्लीज़ प्लीज़ मेरी दरख्वास्त है, हमारे व्यूअर्स की दरख्वास्त है कि कुछ लाइनें, म्यूज़िक तो नहीं बना सकते हम, मतलब बैकग्राउंड म्यूज़िक तो नहीं होगा, लेकिन बस आपकी आवाज़ एक बार सुन लें तो।
तो पहले तो आपको ये बता दूं कि जो आपने बोला कि ये आप इस जो भी इसको आप क्रिएटिविटी बता रहे हैं, तो मेरे को ये लग रहा है कि मैं मेरे संस्करण या मेरी जिंदगी में जो मैंने फील किया है, मैं खाली उनको शब्दों में पिरो रहा हूँ, मेरे को ऐसे लगता है। उसका कारण ये भी हो सकता है कि सर, मैंने मेरे लाइफ में इन्वेस्टमेंट पे कोई किताब नहीं पढ़ी। मेरी पूरी जिंदगी में मैंने कोई इन्वेस्टमेंट पे किताब नहीं पढ़ी। तो शायद, और ये जो भी मैंने सीखा है, ये लोगों को ऑब्जर्व करके सीखा है, लोगों से सुनकर सीखा है, लोगों को देख के सीखा है, और अपने ट्रायल एंड एरर से मैंने सीखा है। तो इस बोलकर ये अपने आप ही जो आप बोल रहे हैं सिंपल भाषा है, क्योंकि अगर मैंने कोई कठिन भाषा पढ़ी ही नहीं, अगर मैंने, समझिए, तो मैं कठिन भाषा का प्रयोग कैसे कर सकता हूं? अगर मैंने ग्रीक पढ़ा ही नहीं है, तो मैं ग्रीक में कविता कैसे लिखूंगा? तो मैंने पढ़ाई है, मैंने अपनी भाषा, अपनी खुद की भाषा पढ़ी है, वो सिंपल भाषा है। इस बोलकर वो जो भी उसको गुथा गया है, वो सिंपल भाषा में गुथा गया। और आया का बीएससी का जो आप बता रहे हैं, एकदम सही बात है। मेरे लिए तो मेरा अवार्ड वही है कि मुझे गाने लिखता हूं, तो मैंने बीएससी के लिए गाना लिखा, और बीएससी के लिए गाना लिखा तो बीएससी वालों को इतना अच्छा लगा, उनके एमडी को और सीईओ को सबको सुनाया, उनको भेजा, उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने बोला भाई इसका कॉपीराइट तो हमको दे दो, और ये गाना हम अपने एंथम बनाएंगे। तो आज भी आप बीएससी के एक्सचेंज में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आप फोन कीजिए कोई भी डिपार्टमेंट में, वो होल्ड पे होगा, तो मेरा गाना मेरी आवाज में वहां पर आएगा। तो मेरे लिए इससे बड़ा रिवॉर्ड कुछ नहीं हो सकता है। तो एज पर एग्रीमेंट रूल, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 1 रुपया में मैंने बीएससी को ये गाना अच्छा। मैंने दिया, ओके। लेकिन वो 1 रुपया ओके। मेरे लिए सर करोड़ों रुपया के बराबर है। तो ये है गया। और दूसरा, जब सॉरी, आप बता रहे हैं गाना गाने के लिए, चलिए, तो ये ठीक है। हमारे हमारे लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड हो जाएगा अगर आपने कुछ लाइनें, कुछ पंक्ति हमारे लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए। हाँ, मैं 4 लाइन आपको बताता हूँ शेयर बाजार वालों के, इन्वेस्टरों के लिए, कि जो आपने पूछा है कि यहाँ पे दिन भर हम हर चिंता में रहते हैं। शेयर बाजार, मैंने कई बार हर जगह बोला, शेयर बाजार, स्टॉक इन्वेस्टिंग इज ए ब्लेस्ड बिजनेस। इससे बढ़िया बिजनेस दुनिया के अंदर में नहीं है। आप एयर कंडीशन कैबिन में बैठे हुए हैं, पंखे के नीचे बैठे हुए हैं, और डिजिटली आप न्यूज पढ़ रहे हैं, और आप कंपनी के शेयर्स लेते हैं, और कंपनी का आप मालिक बन जाते हैं, और को ओनर बन गए आप कंपनी के। और उसके बाद में मुकेश भाई अंबानी को भी अगर अपनी सैलरी बढ़ानी है, तो आपको रिक्वेस्ट करेगा, डियर शेयर होल्डर, विथ योर परमिशन कैन आई रेज माई सैलरी। कितना बड़ा ब्लेस्ड बिजनेस है, लेकिन हम उनको अब्यूज करते हैं। तो स्टॉक मार्केट इज ए ब्लेस्ड बिजनेस अनलेस अंटिल यू अब्यूज इट। तो हम इसको अब्यूज करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करके, सट्टेबाजी करके, टिप पे इन्वेस्ट करके, और जबरदस्ती की चिंता फिक्र करते हुए हम इसको अब्यूज करते हैं। हम बैठे चिंता कर रहे हैं कि यूक्रेन में क्या होगा क्या होगा, इधर टीसीएस वाला टिस्को का मर्जर करने में लगा हुआ कि 12 कंपनी को 4 कंपनी को 6 में मिला था। वो अपना आगे की सोच रहा है कि मैं 10 साल बाद क्या बनूंगा, 5 साल बाद क्या बनूंगा। वो यूक्रेन उसके कारण वो लेकिन उसकी अपनी कंपनी की स्ट्रेटेजी में लगा, जबकि उसका पैसा ज्यादा लगा, उसका तो पूरा करियर लगा। आपने तो अपने इन्वेस्टमेंट का एक हिस्सा लगाया होगा उस कंपनी में। इन लोगों सीईओ का, डायरेक्टरों का तो पूरा करियर उसमें लगा। तो ये चिंता बेकार की आप करते हैं, कभी ये कभी वो। उसके लिए मैंने गाना लिखा था, वो गाने की 4 लाइन आपको सुनाता हूँ, इसमें पूरा संदेश है लोगों के लिए। अभी आवाज मेरी थोड़ी सर्दी लगी हुई है। चलेगा मेरे को सर, सर्दी चलेगा, प्राय लगती कोई रहती बात नहीं है। सर। कोई बात नहीं सर। कभी डीआई, कभी एफआई, इन्फ्लेशन, कभी तेल, कभी डॉलर, कभी बारिश, इन सब का है ये खेल। प्रॉब्लम्स के हैं कई नाम यहाँ, जरा हट के जरा बच के, शॉर्ट टर्म में मेरी जान, ऐ दिल है मुश्किल कमाना यहाँ। दूसरी लाइन है, कभी मैक्रो, कभी माइक्रो, कभी स्लो डाउन, कभी स्केल, कभी यूएस, कभी चाइना, कभी झगड़ा, कभी मेल। टेंशन के हैं कई नाम यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ट्रेडिंग में मेरी जान, ऐ दिल है सिंपल कमाना यहाँ, यदि लॉन्ग टर्म, सिर्फ लॉन्ग टर्म, बस लॉन्ग टर्म मेरी जान। ऐसा है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, मज़ा आ गया। बिज तक को अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, नमस्ते, नमस्ते, थैंक यू।